जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे वही लोग अपने मंजिल को पाने वाले होंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली ज्योमेट्री का आज 1.3 हम लोग करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने 10th यूनिट मैथ्स में, जहाँ सीखेंगे हम कुछ नया। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 1.3 करने वाले हैं। 1.3 में करना क्या है, आपको दो त्रिभुज दिए रहेंगे और दोनों त्रिभुज को आपको समरूप बताना है। ठीक है, अब समरूप की बात हो रही है तो सर्वांगसम की बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि समरूप और सर्वांगसम में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है समरूप, सिमिलर, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट, इस तरह मैंने लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो सबसे पहले डिफरेंसेस ये है कि इसका जो साइन है वो ये है, ठीक है, और इसका जो साइन है सर्वांगसम का वो ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी बनाते हैं, तो इस तरह मत बनाइए, ये राइट साइन है आपका। ठीक है, अब बात आ रही है इसका साइन, तो मैंने आपको बता दिया, बट ये साइन लगाया कहाँ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब दो त्रिभुज दिया रहेगा, जैसे कि त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, तो इन दोनों के बीच में जब समरूप बताना रहेगा उस समय लगाना है आपको। ठीक है, और ये वाला जो सर्वांगसम का साइन है वो दो कोणों के बीच में लगेगा, जैसे कोण A और एक कोण P है। ठीक है, तो इनके बीच में ये सर्वांगसम का साइन लगेगा। जैसे कि कोण A जो है वो 60 डिग्री था और जो कोण P था वो भी 60 डिग्री था, तो दोनों बराबर हुए, इसीलिए हम लोगों ने कोण A और कोण P को सर्वांगसम लिखा। तो मतलब सर्वांगसम का साइन कोण में लगेगा और जो समरूपता का साइन है वो दो त्रिभुजों के बीच में लगेगा। क्लियर है? तो अब बात आ रही है कि समरूपता आपको सिद्ध कैसे करना है ना। तो कैसे कैसे आप बता सकते हो, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे आप ये कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन मैंने रखा है को कसौटी, ए टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको लिखना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि दो कोणों को सर्वांगसम बताना है, तो यहाँ पे दो कोण सर्वांगसम क्या दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए 60 डिग्री है, कोण A जो है वो कितना है 60 डिग्री है, कोण Q जो है वो भी 60 डिग्री है, कोण Q, राइट। तो दोनों क्या हो गए सर्वांगसम। उसके बाद कोण B देखिए, कोण B सर्वांगसम है किसके, कोण R के, क्योंकि दोनों 70 है, तो मैं लिख देता हूँ कोण R। उसके बाद देखिए आप कोण C देखिए, वो भी सर्वांगसम है किसके, कोण P के। ओके, इस तरह आपको को कसौटी से आप ये कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये समरूप है, ये आप कह सकते हो। तो ये को कसौटी से। अब यहाँ पे एक खुशखबरी की बात आपको बताता हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि इन कोण को सर्वांगसम बताने की, आप दो कोण भी अगर सर्वांगसम बता देते हैं तो भी आप ये कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। ठीक है, जैसे कि ये कोण आपने बता दिया इसके सर्वांगसम है, ये कोण इसके सर्वांगसम है, तो दो कोण सर्वांगसम हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक सर्वांगसम हो जाएगा, राइट। तो तीसरे कोण को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली को कसौटी से भी ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो स्टूडेंट्स सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए भू कसौटी, एस टेस्ट। यहाँ पे देखिए कोण नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा दी हुई है। ठीक है, ये दोनों संगत भुजा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, AB बटा PQ, इस तरह बटे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका मान निकालिए, देखिए 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आंसर आया। अभी नेक्स्ट ये ले लेते हैं BC बटा QR। ठीक है, संगत भुजाएं लेनी है आपको, तो ये क्या है 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ओके 1/2, इसका भी आंसर 1/2 आया। अभी ये ले लेते हैं। ठीक है, तो AC बटा PR बराबर 5/10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो इसका भी 1/2 आया। तो इस तरह कभी भी आपको मिल जाएगा, तो आपको सॉल्व करके सबके आंसर्स निकालने हैं, और सबके आंसर अगर सेम आ जाते हैं तो आप ये लिख सकते हो, आप इस तरह लिख के आप कह सकते हो भू कसौटी से आपका जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के, और यहाँ पे रीज़न दे देंगे भू कसौटी से।
एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको मैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे आपने अभी ये निकाला भू कसौटी से और उसके बाद आपने ये सिद्ध किया कि दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसे भी हो सकता है कि कभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इसकी ज़रूरत है आपको। क्यों ज़रूरत होगी इसकी? कभी ऐसा हो सकता है कि इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है, राइट। तो उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये तभी आप पाओगे जब आप समरूप बताओगे दोनों त्रिभुज को। तो पहले आप समरूप बताओगे, फिर आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, या फिर ये दोनों ग्रुप चाहिए। मतलब तीनों में से दो ग्रुप की ज़रूरत होगी आपको भुजा का मान अगर निकालना रहा तो, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि भू कसौटी से आप समरूप बता सकते हो। और कभी कभी आपको ये भी चाहिए रहेगा तो आपको समरूप पहले बताइए दूसरे कोई रीज़न से, देन उसके बाद ये लिख कर आप मान निकाल सकते हो। तो अभी चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो स्टूडेंट्स आ गए थर्ड, भू कसौटी। इसमें क्या होता है कि दोनों त्रिभुज में एक कोण आपको समान मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है 50 डिग्री और यहाँ पे भी मैंने लिखा है 50 डिग्री, राइट। तो आपको एक कोण तो मिल गया सर्वांगसम, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नाम दे दिया हमने। अभी देखिए जो कोण ए है वो सर्वांगसम है कोण पी के, ठीक है। और भू चाहिए, भू मतलब भुजा और ये भुजा, ठीक है। तो ले लीजिए आप इसको, कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी बटा पी क्यू, ओके। 2/2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मतलब आंसर जो है 1/1 आ रहा है। तो आप इसको 1 भी दिखा सकते हो। अभी ये वाला भुजा ले लेते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे आप, BC बटा QR बराबर 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1/1। तो देखिए दोनों का आंसर जो है सेम आ गया है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। मैं AB बटा PQ बराबर लिख देता हूँ BC बटा QR, ओके। तो ये आपको दो भुजा मिल गई और एक कोण मिल गया। तो आप कह सकते हो भू कसौटी से आपका जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के। और यहाँ पे रीज़न दे देंगे भू कसौटी से। तो बस इतना ही था स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन में समझते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट्स आ गए हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है जो कोण ABC है, कोण ABC, देखिए कोण बोलते समय ना बीच में आना चाहिए, जो कोण जहाँ बनता है। देखिए यहाँ पे B जो है बीच में आ रहा है, इसीलिए देखिए B पे कोण बना हुआ है। तो हमेशा जब नाम आप लेंगे तो कोण बीच में आना चाहिए बोलते समय, ठीक है। तो कोण जो है वो 75 डिग्री है। देन कोण EDC जो है वो भी 75 डिग्री है। तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं, मतलब आपको समरूप बताना है। अब बात आ रही है कि आपको दिख रहा होगा कि एक ही त्रिभुज है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे त्रिभुज और भी हैं इसके अंदर बना हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक डायग्राम मेरा बन रहा है कुछ इस तरह, ठीक है। ये है हमारा ABC और यहाँ पे 75 डिग्री दिख रहा है, राइट। एक डायग्राम देखिए ये वाला कुछ इस तरह है ना। और यहाँ पे 75 डिग्री बन रहा है, इसका नाम है DEC, ओके। और मैंने यहाँ पे त्रिभुज का जो नाम लिया है वो ABC और त्रिभुज DEC। आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि त्रिभुज मैंने ABC बोला है, आप CBA बोलो या फिर CED बोलो या ECD बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं त्रिभुज का नाम, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप बताना है, तो आप कैसे बता सकते हो, देखिए ये कोण और ये कोण दोनों सेम है, 75 डिग्री है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, ये आपको गिवन है, मतलब दत्त लिख सकते हैं आप, ऐसा दत्त क्योंकि दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप गिवन लिखिए, ओके। अभी देखिए आपको ये दोनों सेम मिल चुका है, तो आपका ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो आप लिखिए कोण ABC सर्वांगसम कोण EDC, है ना।
पर आपको रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे हम रीज़न क्या देंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए रीज़न मैंने दे दिया है। अब एक कोण तो मिल चुका है, अगर एक और कोण अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग कोको कसौटी से कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो कोण है वो सी है, यहाँ पे भी कोण सी है, दोनों में सी कोण है ना, मतलब सामान्य कोण है, कॉमन एंगल है। राइट, मतलब अगर ये जो सी है, अगर मैं बोल दूँ कि ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, मतलब दोनों सेम ही है। राइट, तो इसको नाम क्या देंगे आप बोल दीजिए कोण ए सी बी। ठीक है, या फिर बी सी ए, पर कोण बोलते समय बीच में आना चाहिए, तो चलिए हम ए सी बी बोल देते हैं। सर्वांगसम है, आप कोण डी सी ई बोलिए या फिर ई सी डी बोलिए, आपके ऊपर है। ओके, तो मैं बोल देता हूँ डी सी ई, कोण डी सी ई। तो देखिए दो कोण मिल चुका है। राइट, इसका भी रीज़न देना ज़रूरी है, तो मैं इसका रीज़न थोड़ा नीचे दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या रीज़न दूंगा, तो ये दोनों कोण क्या थे, सामान्य कोण थे। तो देखिए मैंने ये भी लिख लिया है सामान्य कोण, कॉमन एंगल। तो जब भी आपको दोनों त्रिभुज में सेम दिखेगा नाम तो वो आपका सामान्य कोण होता है। तो इस तरह आप देखिए दो कोण मिल चुका है। अब आप ये कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई सी। और रीज़न क्या देंगे आप, तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे समरूपता की कोको कसौटी, दो कोण हमें मिल गए, तीसरा कोण की हमको ज़रूरत नहीं थी। राइट, तो दो कोण से हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जो दोनों त्रिभुज है वो हमारा क्या है, समरूप है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। इस तरह यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं तो मैंने लिख लिया है। अभी इसको हम लोग को क्या बताना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, आपको मतलब बताना है क्या समरूप है, तो दोनों को अब सिद्ध करना पड़ेगा। यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार, अगर है तो कौन से कसौटी के अनुसार है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो पता चल गया है कोको कसौटी नहीं रहेगा, ना ही भू को भू कसौटी रहने वाला है। क्यों, क्योंकि एक भी कोण यहाँ पे मिलने वाले नहीं है आपको सेम। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि भू कसौटी जो है उससे शायद हमारा सिद्ध हो जाए। तो उसको हम लेते कैसे हैं, आप ले सकते हो पी क्यू बट्टा एल एम, ये दोनों संगत भुजा हैं तो इस तरह लेंगे, फिर क्यू आर बट्टा एम एन, फिर पी आर बट्टा एल एन। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं जब भी बोल रहा हूँ तो पहले इसको बोल रहा हूँ फिर इसको, मतलब पी क्यू अंश में है, एल एम हर में है, फिर वापस क्यू आर अंश में है, एम एन हर में है, पी आर अंश में है, एल एन हर में है। राइट, क्या सर हम लोग इसको अंश में और इसको हर में रख सकते हैं क्या, जी हाँ रख सकते हैं। आप पहले इसको भी ले सकते हैं, एल एम बट्टा पी क्यू, एम एन बट्टा क्यू आर, एल एन बट्टा पी आर। तो मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे बहुत लोग बच्चों को नहीं समझ में आती है कि अगर आप पी क्यू ले रहे हो पहले, ठीक है, और फिर एल एम ले रहे हो तो ये अंश में है और ये हर में है। तो अब हमेशा आप जब ये लोगे तो इसको पहले लोगे, इसको बाद में, फिर इसको लोगे, फिर इसको लोगे। अगर आप इसको ले रहे हो पहले अंश में और इसको हर में ले रहे हो तो अब फिर इसको ही अंश में लोगे, इसको हर में लोगे, इसको अंश में लोगे, इसको हर में लोगे। आप ऐसा नहीं करोगे पी क्यू बट्टा एल एम फिर एम एन बट्टा क्यू आर, इस तरह नहीं करना है, मिक्सअप नहीं करना है, गलत हो जाओगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं एल एम बट्टा पी क्यू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आंसर आया है। अभी ले लेते हैं एम एन बट्टा क्यू आर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2, इसका भी 1/2 आंसर आया। इसको 1 दे दीजिए कथन, इसको कथन 2 दे दीजिए। नेक्स्ट अभी क्या लेंगे, एल एन बट्टा पी आर। तो देखिए सबका मान जो है वो सेम आया है, तो मैं इसको सबको बराबर लिख देता हूँ। यहाँ पे बराबर लिख लिया क्योंकि इनके आंसर सेम आ चुके थे, तो मैंने 1, 2 तथा 3 से ये बराबर हो चुका है। अब जब ये आ चुका है तो आप कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब कौन से कंडीशन से ये हुआ,
देखिए भू 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 कसौटी से यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा हम लोगों ने इसको कैसे किया, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। 2 खंभे मतलब ये जो PQ दिख रहा है आपको, जो AB दिख रहा है, ये 2 खंभे समझिए इसे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर होती हो तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि जो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे मैंने सूर्य बनाया, आप देख सकते हैं। इसका जो प्रकाश है वो जब इस पे पड़ेगा तो दोनों खंभों की परछाई बनेगी, राइट। तो इसका जो परछाई बन रहा है वो 6 मीटर का बन रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसका बड़ा बनेगा परछाई, राइट। तो इसको x बोला है, इसे हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो कि जब मैं आपको भू कसौटी जब आपको पढ़ा रहा था बेसिक में, उस समय इसका जिक्र मैंने किया था, है ना। देखिए इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपको करने के लिए आपको ये दोनों त्रिभुज को समरूप बताना पड़ेगा। अब समरूप बताने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है। भू कसौटी से तो नहीं बता सकते हो, राइट, क्योंकि इसका मान तो दिया ही नहीं है और इसका मान भी नहीं दिया है, तो भू कसौटी से नहीं बता सकते हो। तो देख सकते हो कि ये जो कोण मैंने लिया है 90 डिग्री का है और ये कोण जो है ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का साइन है। अब आप सोचेंगे क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये साइन नहीं दिया होगा शायद, तो मैंने यहाँ पे साइन क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो ऊंचाई बोला है, राइट। ऊंचाई क्या होती है, अगर कभी आपके क्वेश्चन में लंब का देखिए साइन ये होता है, ये लंब का साइन होता है। तो अगर ये साइन दिखा देता है, ये लंब का अगर साइन दिखा दे, परपेंडिकुलर का जो साइन है वो दिखा दे अगर, और या फिर ऊंचाई बोल दे, ऐसा कभी बोले तो उसको आप समझ लेना कि वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ऊंचाई भी 90 डिग्री का ही होता है। हम ऊंचाई किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री इसका है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है इस चीज़ को, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये कोण कैसे बोलेंगे आप, PQR, कोण PQR सर्वांग कोण ABC, आप इसको RQP भी बोल सकते थे, CBAB बोल सकते थे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप रीज़न क्या दे देंगे, रीज़न चलिए दे देते हैं हम लोग दोनों खंभों की ऊंचाई, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो 90 डिग्री है, तो इस तरह सर्वांग हो गया, ओके। इसको हम लोग 1 दे देते हैं नंबर, कथन 1 है। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हो, अब देखिए ये जो सूर्य है, जब इसका प्रकाश दोनों खंभों पे पड़ेगा तो जो एंगल बनेगा एक, है ना, वो दोनों का सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो सूर्य है वो स्थित है, एक ही जगह पे खड़ा है और खंभे भी एक ही जगह पे खड़े हैं। छोटे बड़े हैं तो क्या हुआ, अच्छा तो अभी देखिए अगर इस पर अगर ये प्रकाश पड़ता है तो अगर ये 70 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे अगर 70 डिग्री अगर बन रहा है तो यहाँ पे भी 70 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों एंगल सेम रहने वाले। तो ये एंगल ले लो या फिर ये एंगल ले लो और दोनों को आप कॉमन बता दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस लिख लेते हैं, उसके बाद इस कोड को और इस कोड को हम लोग सर्वांग बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये रीज़न लिख लिया है और कोण इसको बता देता हूँ मैं, कोण RPQ सर्वांग कोण CAB, आप BAC भी बोल सकते थे। आप इस कोण को भी सेम ले सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों कोण सेम ही बनने वाले हैं। ये कोण सेम है, ये कोण सेम है, तो किसी को भी आप सर्वांग बता दीजिए। तो देखिए 2 कोण आपको मिल चुके हैं, है ना। तो कोको कसौटी से क्या हो गया, सर्वांग हो गया दोनों त्रिभुज, ठीक है। पर त्रिभुज क्या है, क्या आपको पता है, नहीं ना। तो त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये त्रिभुज मैंने ले लिया है। अब त्रिभुज लेने के बाद कोण जो हमने अभी यहाँ पे 1 और 2 निकाला है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 और 2 से मैंने यहाँ पे त्रिभुज ले लिया है, उसके बाद 1 और 2 मैंने कोण दिखा दिया है, तो 2 कोण मिल चुके हैं। तो अब इसको दोनों त्रिभुज को समरूप बता दीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे रीज़न दे देते हैं।
अभी स्टूडेंट्स आप समरूप बता दिए हो तो अभी आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये लिख कर आपको रीज़न देना पड़ेगा, और रीज़न आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। ये रीज़न है, हमेशा रीज़न देना है आपको। और इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर कोई स्टूडेंट्स होगा तो उसको भी हेल्प हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन अ प्रोपोर्शन। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, बहुत ईजी है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए ए बी का जो मान है वो है 8, यहाँ पर लिख देता हूँ 8/4, ठीक है, बराबर बी सी का मान देखिए क्या है, बी सी का मान है x, और आर क्यू का मान देखिए क्या है 6। नेक्स्ट, अभी देखिए आपको x का मान निकालना है तो इसको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। उससे पहले इसको चलिए कट कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बराबर x/6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको x का मान निकालना है, 6 को वहाँ पे भेजोगे तो वो हर में से अंश में चला जाएगा और जाके गुणा होगा। तो लिख देता हूँ मैं 2 गुणे 6 बराबर x, 6 दूनी 12 बराबर x। इसलिए x का जो मान मिला है वो 12 मिला है आपको। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।